अजीब व गरीब सी चीज़ ना नमूदार होती है, सामने ज़ाहिर हो जाती है, जैसे कि खातून नुमा चीज़ ना, लेकिन औरत नुमा, लेकिन उसकी कैफियत बड़ी अजीब व गरीब सी थी। उन्होंने उस पर फायर वगैरह किए, बट ये था कि उस पर ना इस चीज़ का इतना असर ना हुआ। हमारा घर बना गालबन 1960s में। अब उस बेसमेंट में ना एक वैसे ठीक है वेंटिलेशन वगैरह का सम टाइम इशू वगैरह होता है, बट ये है कि कुछ लोग जो वहाँ पे स्टे करते थे ना शाह साहब, उनके लिए एक बड़ा एक था कि एक मंज़र था अजीब गरीब किस्म का, कि जब वो वहाँ पे रहते थे तो वो कहते थे हमारे ऐसे लगता है कोई चीज़ हमें पकड़ लेती है। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो आप और आपके सभी घर वालों को ढेर सारी मुबारकबाद रमज़ान के इस बाबरकत महीने की। अल्लाह ताला इस महीने में आप सभी के घरों को ढेर सारी खुशियों, नेमतों और रहमतों से भर दें। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो पॉडकास्ट मैं आप सब तक पहुंचा रहा हूँ ये बहुत मेहनत से बन रही है, तो इसी मेहनत को रंग डालने के लिए आज की जो वीडियो का लाइक टारगेट है वो है 1000 लाइक्स ओनली। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, इट रियली हेल्प्स द कंटेंट क्रिएटर्स। आइए चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। मेरा नाम सनावर है और आज मेरे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ैन शहबाज। ये मेरे छोटे भाई भी हैं, ये मेरे कज़न भी हैं और बहुत ही अच्छा प्यार वाला हमारा ताल्लुक़ है भाइयों की तरह। और ये बेसिकली एक लॉ स्टूडेंट हैं, अभी ये लॉ कर रहे हैं, तकरीबन इनके भी 2 साल रिमेनिंग है। लेकिन ये जिस घर में रहते हैं उस घर से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियाँ हैं, कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं कि जो इंतहाई नाकाबिले फरामोश कर लें, हॉरर कर लें, स्केरी कर लें, जो इन्होंने खुद भी विटनेस की है। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल भाई, ऐसे ही है। तो आज का हॉरर स्टोरीज़ का एपिसोड हम शुरू करते हैं। जी बताएं शाह साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं शाह साहब, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, बेहतरीन। तो बताएं शाह साहब, क्या है वो सिलसिले जो आपने अपने घर में महसूस किए? सारा कुछ क्या था? शाह साहब, हमारा ना कुछ चीज़ों पर ईमान है कि कुछ चीज़ें वाकई ही एग्जिस्ट करती हैं, बेशक, और हम अपनी रियल लाइफ में बहुत सी जगहों पे वो चीज़ें देखते भी हैं। ट्रू। हमारा घर बना गालबन 1960s में, और ये बेसिकली आप बेहतर जानते हैं गुजरात की हिस्ट्री से कि हम सारे गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। और हम जब शहर में शिफ्ट हुए तो बिल्कुल सराउंडिंग पे ज़मीनें थीं, खुला एक मैदान और सारा कुछ। तो दादाबू ने जब ये घर बनाया, इसकी कुछ पार्टीशंस थी। फ्रंट एरिया पहले हमारा बना, फिर बैक साइड बनी। सबसे पहले जो बना बेसमेंट बनी थी हमारे घर की। अब उस बेसमेंट में ना एक वैसे ठीक है वेंटिलेशन वगैरह का सम टाइम इशू वगैरह होता है, बट ये है कि कुछ लोग जो वहाँ पे स्टे करते थे ना शाह साहब, उनके लिए एक बड़ा एक था कि एक मंज़र था अजीब गरीब किस्म का, कि जब वो वहाँ पे रहते थे तो वो कहते थे हमारे ऐसे लगता है कोई चीज़ हमें पकड़ लेती है। अच्छा। और पकड़ के वो बाकायदा तौर पे ना उनको फीलिंग देती थी कि मुझे किसी चीज़ ने पकड़ा है। हमारे एक रिलेटिव ही हैं, तो उन्होंने एक दफ़ा स्टे किया। ये वाक़या अभी रिसेंटली मेरे चाचू आए हुए थे, इकट्ठे बैठे तो बात हुई। कहते हैं आज आपको हम एक बात बताते हैं कि जी हम जब ना 90s की बात है तो हम आपकी बेसमेंट में स्टे किया हुआ, सारे हम दोस्त वगैरह, आपके वाले साहब भी इकट्ठे तो बैठे। तो कहते हैं एकदम ही ना मैं सो रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल सो रहा हूँ, कोई पता नहीं किसी चीज़ का। दोपहर का टाइम है, दोपहर से ही दोपहर का टाइम। तो कहते हैं एकदम मेरा ऐसे किसी ने गर्दन दबाई है। अच्छा। हालांकि उस टाइम ये था कि मेरे वाले साहब ने अपना ऑफिस सेट किया हुआ था बेसमेंट में, क्योंकि वो भी पेशे से वकील हैं। तो उन्होंने अपना ऑफिस सेट किया हुआ था, वो नीचे बैठते थे बेसमेंट में। वो एक बंदे ने गर्दन पकड़ी, कहते हैं मैं उठाऊँ एकदम, और मैंने हर चीज़ को हिलाया। अच्छा। कहते हैं आपके अबू बैठे थे, मैंने उनको भी एक दफ़ा उठाया, वो परेशान। वो कहें यार तुझे क्या हो गया। एक फ़नी सा सीन बना, उस टाइम किसी को समझ ना आई, वो भी कहें यार ये हमें मारता है, ये हमें मारता है। बहरहाल वो बंदा घबरा गया, उसका रंग उड़ गया, उठा बाहर के बैठे, सांस वगैरह लिया, पानी शानी पिया, नहीं कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। काफ़ी ज़्यादा ये बातें वगैरह हुई। फिर जब वो नेक्स्ट टाइम वही बंदा, हालांकि वो उस बेड को बाकियों ने भी यूज़ किया, अच्छा, नॉर्मल, हाँ, बाकी ठीक रहे। लेकिन जब वही बंदा दोबारा उस बेड पे गया ना शाह साहब, एक अजीबो गरीब सा मंजर, कि जब वो बंदा बेड पे लेटता है ना तो सो गया, बिल्कुल ठीक सोया। ये नहीं कि कोई उसमें कोई मसला बना या कोई ऐसी बात हुई, नहीं, नॉर्मल सो रहा है। यूँ ही करवट बदली, वही बेड टूट के नीचे। ओहो। तो अब ये बेड टूटने की वजह क्या थी? अब ये बेड टूटने की वजह ये थी कि पहली बात वो अकेला सो रहा था, ठीक है, तो वहाँ से किसी को समझ नहीं आई। बट वो दिन है, आज का दिन है, हमारी बेसमेंट में कोई बंदा दोबारा सोया नहीं। लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है कि वो शायद बेड पुरानी हालत होने की वजह से शाह साहब, आपको एक चीज़ पता है कि हमारे जो
अभी की तो चले हम मानते हैं कि नई चीज़ें आ रही हैं, अच्छी चीज़ें बनी होती हैं, बट वो पुरानी जो है ना वो एक बड़ी सॉलिड किस्म की लकड़ी होती है। तो वो बेड बिल्कुल ठीक था, मैं बता रहा हूँ उस बेड को यूज़ भी किया। अच्छा। एक गैप के बाद वो बेड टूट रहा है, उस बेड को यूज़ कर रहे हैं, मतलब उस पर कभी वाला साहब जाके लेट रहे हैं, कभी चाचू लेट रहे हैं, नॉर्मल है वो बेड। लेकिन तो वो जिसके इस्तेमाल में हाँ, और लेकिन जब वही बंदा आके उस बेड पे आ रहा है, वो बेड एकदम कोलैप्स कर रहा है, बकायदा तौर पे टूट गया। एक होते हैं नट्स वगैरह, वो बकायदा तौर पे कोलैप्स करके नीचे। वेरी स्ट्रेंज। वैसे इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि जो पुराने फर्नीचर है ना, जो हमारे नानी दादी के दौर के बने हुए हैं, स्टिल अभी तक मौजूद हैं, स्पेशली गांव वगैरह के घर में वो पड़े हुए हैं और बहुत मजबूत है। इवन जो आजकल के हैं ना, उससे ज़्यादा कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है उनकी तो लकड़ी की क्वालिटी, हर चीज़ बहुत अच्छी है। तो हमारे घर में ना काफ़ी ऐसी जो स्ट्रेंज किस्म की चीज़ें वगैरह हमने काफ़ी ज़्यादा खुद भी अपने बचपन में भी देखी, इवन अभी भी सम टाइम हमारे घर में दरख्त लगे हैं काफ़ी पुराने। बिल्कुल देखे मेरी आंखों के सामने। बल्कि शाह साहब आपसे क्या चीज़ छुपी है। तो हम ना हमारे कमरे, मैंने आपको बताया हमारा घर ना बाय पार्ट्स बना। फ्रंट एरिया हमारा, क्योंकि हम पुराने वक्तों के ऊपर से सादात ख़ानदान से हमारा ताल्लुक़ है, हमारा जो आगे वाला फ्रंट एरिया ना वो मर्दाना साइड, और बैक एरिया जो था वो तमाम फैमिलीज़ का और ख़वातीन का। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे। तो हम जहाँ पे अंदर फैमिली वाला, क्योंकि हम वहाँ पे रहते हैं सारे, हमारा ना एक स्टोर रूम है। तो छोटे होते हम ऑब्वियसली बात है हम चले जाते थे, सोते भी थे, बेड वगैरह हमने सेट किया हुआ था एक अच्छा सा ना, वो ज़रा ठंड में गर्म रहता था। तो अक्सर रात को ना वहाँ पे टिक टिक बटन्स बकायदा तौर पे। अच्छा शाह जी, इस चीज़ का तो मैं खुद विटनेस हूँ। ये चीज़ तो मैंने खुद अपने घर में एक्सपीरियंस की हुई है, बल्कि आज तक करते हैं हम कि आज भी शाह जी, आज भी जब हम उस घर में मतलब उस रूम में जाते हैं ना, स्पेसिफिकली एक वो रूम है और एक हमारा मेरे तायाबू का रूम था, ठीक है, वहाँ पे भी सम टाइम होता है लेकिन बहुत कम, लेकिन उस रूम में होता है। अच्छा, हालांकि वहाँ पे पढ़ाई भी की जाती है। ये टिक टिक क्या है बेसिकली, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। शाह जी, बटन कभी ऑन कभी ऑफ, बाकायदा तौर पे लिटरली ऐसे बटन की प्रॉपर एक आवाज़ आती है, ऑन हो रहा है और ऑफ हो रहा है। अच्छा, ये तो होता था पहले कि जो पुराने ज़माने के स्विचेस थे ना, अगर वो ऑन होते हैं तो वो खुद ब खुद कुछ टाइम के बाद ऑफ हो जाते थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो ऑन भी खुद ब खुद होते हैं। शाह जी, बाकायदा ऑन और ऑफ होता था, ठीक है, और क्लियर एक होती है साउंड होती है, बंदा समझता है यार अच्छा एक दो दफ़ा कोई चीज़ थी, कोई चूहा था, कोई और चीज़ थी, करके चली गई, बिल्कुल। लेकिन वो बाकायदा तौर पर एक स्विच की ऑन होने की और ऑफ होने की, दोनों चीज़ों की बाकायदा आज तक है। वो तो हम आज तक खुद विटनेस करते हैं, सम टाइम रात को लेट नाइट, और वो अमूमन होता है लेट नाइट, तहज्जुद के वक्त 2 बजे 2:30 बजे, वो उस टाइम, उससे पहले नहीं होगा। अच्छा, ये स्पेसिफिक टाइम ऐसा क्यों? ये शाह जी, अब मेरा तो ऐसा उनसे रब्ता नहीं है क्योंकि उस टाइम ज़्यादातर सो रहे होते हैं। हाँ, उस टाइम सो रहे होते हैं, और दूसरा थोड़ा सा हमारा इस चीज़ पर ईमान भी है कि मगरिब के बाद से ना और फजर तक जो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं ना, अल्लाह ताला इनको आज़ाद कर देता है। तो ऑब्वियसली अगर कुछ है, और ये हमने ना जो हमारे इमाम मस्जिद है ना, हमने उनसे एक दफ़ा डिस्कस किया, हमने कहा कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें फ़ील होती हैं अपने घर में। शाह साहब, एक और वाक़या मैं आपको बताता हूँ, सबसे मज़े का है। मेरे दादाबू जो थे ना, वो मतलब उनकी एक शख्सियत थी, आप जानते हैं। तो वो जब फोत हुए ना, तो 2010 की बात है गालबन, और हम जहाँ पर उनको रखा, उनका रूम था, फिर उनकी डेड बॉडी को हमने अंदर सहन में रखा, फिर जहाँ पर उनको शॉवर दिया, आखिरी जो उनका होता है गुस्ल दिया, और फिर दफन कर दिया। अब मैयत का तो होता है कि यहाँ से गए वहाँ पे गए, एक चले गए, ठीक है। शाह जी, जो उनका था ना रूम, वहाँ से भी, जहाँ से उनको गुजारा वहाँ से भी, और जहाँ पर उनकी बॉडी को गुस्ल दिया वहाँ से भी एक खुशबू आती थी। अच्छा, और ये बाकायदा तौर पर जो खुशबू थी ना, ये रही हमारे अभी भी, बल्कि जब हम रमज़ान में सहरी के वक्त उठते हैं ना, तो वो जो हमारी एक राहदारी बनाई हुई है ना हमने, वहाँ से खुशबू आती है। और ये हालांकि हमने रूम को भी वॉश किया, हमने वो जहाँ पर उनको शॉवर दिया था, गुस्ल दिया था, वहाँ पर भी वो जगह भी जाहिर सी बात है वॉश कर देते हैं, या बारिश वगैरह हो जो ऑटोमेटिकली हो जाता है ऐसे, क्योंकि वो बाहर का ज़रिए था, वहाँ पे किया हुआ था सारा सिस्टम। तो लेकिन आज तक वो चीज़ नहीं गई, वो खुशबू अभी भी वो अभी भी, हालांकि आपको पता है वो रूम आजकल मेरे कब्जे में है। ऐसे ही। तो
वो उस रूम में ना मतलब कुछ वाकई ही ऐसी चीज़ है कि उधर से खुशबू आती है। तो इस चीज़ में मैं आपको बता रहा था कि हमने ना इमाम मस्जिद से एक दफ़ा डिस्कस किया, हमने कहा कि हम थोड़े से चीज़ों को लेकर थोड़े से हैं कि थोड़ी सी शऊर आ गया, अक्ल आ गई है, समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ें क्या हैं, तो हमें समझाइए, तो हमें ज़रा इसको थोड़ा सा बताएं। तो उन्होंने कहा कि आपके घर में एक शख्सियत ज़रूर हैं, वो नेक हैं और वो सादात के मानने वाले हैं। अच्छा। वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो आपके खैर खाएं, आपके लिए दुआ करते हैं और वो बुज़ुर्ग हैं। अच्छा। और शाह जी ऐसा है कि मैं ना जब एक दफ़ा इत्तिकाफ़ पे बैठा था, ये बात है आज से कोई आई थिंक 5 साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले की बात है। तो मैं इतना बड़ा तो नहीं था, मस्जिद में बैठा इत्तिकाफ़ पे 3 दिन का था। तो मैं गालबन रात को 2-2:30 बजे का वक्त होगा, आँख लग गई, उठा तो मैं वॉशरूम जाना था, वॉशरूम ज़रा बाहर की तरफ था। तो वहाँ पे ना एक हमारे मस्जिद के हैं भट्ट साहब, वो मेरे साथ थे। भट्ट साहब ना बैठे हुए हैं, नफल पढ़ रहे हैं। मैंने भट्ट साहब को कहा आ जाए मेरे साथ ना, ज़रा बाहर चलें। छोटा डर लग रहा था, ज़्यादा पुरानी बात होगी, 8-10 साल पुरानी बात होगी। तो वहाँ पे गया वॉशरूम के लिए, तो वापस आया तो भट्ट साहब आ चुके थे अंदर। मैं कहा किधर गया भट्ट साहब, थोड़ा डर लगा, अंधेरा रात को बिल्कुल ही। मैं यूँ ही अंदर आया वॉशरूम वगैरह से होके, मैंने देखा भट्ट साहब तो सो रहे हैं। अच्छा। शाह जी मेरे ना वहाँ पे जो हालत होगी ना, मैं आपको बता नहीं सकता, गैर हालत, मैं कांपूं। हाँ। ठीक है, फिर मैंने आके दुरूद शरीफ पढ़ा और मैंने साथ जो था मेरे एक और दोस्त थे, भाई हैं, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार आप उठें। कहते हैं हुआ क्या? मैं कहा यार भाई मुझे नहीं समझ आ रही क्या हुआ है। मैं कहा भट्ट साहब सो रहे हैं। हाँ। तो मेरे साथ जो गए हैं वो कौन है? ऑब्वियसली। तो वो फिर वही बात आ गई। उन्होंने मुझे जब इमाम मस्जिद साहब ने कहा ना कि ऐसे बात है कि जो आपके घर में बुज़ुर्ग हैं ना, बेसिकली वो हमारी मस्जिद में भी आते हैं। अच्छा। और ये बाकायदा एक अथेंटिक बात है। इसकी वेरिफिकेशन जो है हमारे जितने जो हमारे इमाम मस्जिद हैं वो भट्ट साहब हैं, ये बाकायदा तौर पे ख़ुद बताते हैं। और हमने अपनी मस्जिद में बहुत सी चीज़ें ऐसी हमने ख़ुद देखी हैं कि एक हमारे हैं वहाँ पे ना लाला अकबर हैं, हम उनको लाला अकबर कहते हैं, अकबर साहब हैं। तो कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं, जब रात आ जाएगी, महफिल में किसी भी होगा जहाँ पे जिक्र किया जाएगा ना, उनके अंदर एक शख्सियत आते हैं, उन लाला जी के अंदर। हाँ लाला जी के अंदर। और वो उनको एक चीज़ का पता होता है वहाँ पर किस बंदे का वुज़ू है किसका नहीं, जिसका नहीं उसका बाजू पकड़ के बाहर ले जाते हैं। अच्छा, मतलब टू बी ऑनेस्ट, बच्चा हो बड़ा हो वो बाजू पकड़ते हैं ले जाते हैं। और कभी गलत साबित नहीं हुआ? नहीं हुए, आज तक नहीं हुए। उनकी कैफियत ही मुख्तलिफ होती है। ये आपने खुद भी विटनेस किया? ये तो हमने कई दफ़ा किया। हम तो कई दफ़ा उनको कहीं महफिल होती है, हम कहते हैं लाला जी साड़ा ध्यान रखियो, बड़ी मेहरबानी। तो वो आगे से कहते हैं नहीं नहीं शाह साहब सादात को नहीं, सादात का नहीं कर सकते हम, चाहे वो वुज़ू करे या ना करे, चाहे वो जिस हालत में मर्जी यहाँ बैठे हों। हाँ वो ये तो ऐसी डिस्क्रिमिनेशन हो गई। नहीं नहीं मैं इसको क्लियरिफाई करूँगा शाह जी, ऐसी किसी हालत में ना हो। हाँ वुज़ू मतलब कभी होता है, लेकिन वो कोशिश यही होती है मस्जिद में जाएँ तो वुज़ू में जाएँ, ऑब्वियसली सारे होती है। हाँ, लेकिन वो मैंने उनको कहा कि कभी ना होता है कोई आपको ज़्यादा ही कोई जोश चढ़ जाए, आप कह लो जी शारी आगे ने, तो कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है ना कि बंदा घर से करके नहीं आता तो मस्जिद में आके वुज़ू करना चाहता है। वो उनमें ये कैफियत हमने देखी है। वो तो मतलब हमारे वहाँ पे हर बंदे ने देखी हुई है, हम उस चीज़ में थोड़ा सा ना होते हैं। लेकिन वो ये है कि हमें वो कहते हैं कि शाह जी बाकी सब पे हो सकता है, सादात पे हम नहीं कर सकते। तो ये हमें इस चीज़ का बेनिफिट हो जाता है। चलें, इसे हम उनका ओपिनियन समझते हैं। हाँ, इसको हम उनका ओपिनियन भी समझते हैं। हम एज सादात हम यही मानते हैं कि हम सभी इंसान अशरफुल हैं और हम सभी इंसान एक बराबर हैं। जो एक परफेक्ट मुकम्मल इंसान इस दुनिया में, बल्कि उनको बशर आला बशर कहते हैं, वो हमारे द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनके अलावा कोई भी इंसान इस दुनिया में मुकम्मल नहीं था, चाहे वो हम में से हों चाहे वो दूसरे में से हों, हम सभी एक बराबर हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ है जो हमने खुद अपनी ज़िंदगी में बनाई। बिल्कुल, ये एक सोसाइटी का डिस्क्रिमिनेशन है। बिल्कुल इसको मतलब हम अगर सदात को फजीलत है तो सिर्फ निस्बत से है कि उनकी निस्बत है, बाकी हम भी वही इंसान हैं, हम भी वही गलतियाँ करते हैं बिल्कुल जो बाकी सब करते हैं, हम भी वही सारे तमाम चीज़ें हैं। एक वाक़या मेरी वालदा बताती हैं हमें, और जितने हैं ये नानी अम्मा सारे, जब हम एक दफ़ा बैठे तो डिस्कस हुआ
मेरे नाना बू ना, आपको पता है पुराने वक्तों में होता था कि किसी दरख्त वगैरह के ना नीचे बैठ के, या कोई कहते थे यहाँ पे ना कोई वॉशरूम या कोई ऐसी चीज़ ना की जाए कि जिससे पुरानी चीज़, हाँ, गंदगी फैलती है। तो वो मेरे नाना बू तब कहते हैं कि शादी हुई थी, बच्चे छोटे छोटे थे, तो ये अपने गांव में कब्रिस्तान के बाहर है हमारे, वहाँ पे एक दरख्त है बड़ा पुराना, बेड़ का कि किस चीज़ का, अब ये मुझे आइडिया नहीं। तो आज भी है वो दरख्त। अच्छा। तो वहाँ पे ना इन्होंने शायद वॉशरूम किया या कुछ इस तरह की, अब इन्होंने कर दिया या जो भी बात थी, ये ऐसा करने लग गए कि रात को सोते थे, सारी रात ना ये बाहर दरवाजे के सामने खड़े रहते थे। अच्छा, साकित साकित। अजीबोगरीब मंजर था, घर का सरबराह अचानक ही दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाए, सारे बिल्कुल स्ट्रेट। सुबह उठते थे और नॉर्मल बंदा एक आध रोटी खा लेता है, चलें ज़्यादा से ज़्यादा कोई बड़ा भी खाने वाला होगा 3 खा लेगा, ये 5-5, 7-7, 10-10 रोटियां खाते थे। अच्छा जी। सेहत में कैसे थे? हाँ, सेहत में नॉर्मल, अच्छा, हमारी फिजिक के। अच्छा। और इतना खाना खाते थे। फिर एक बंदे के अंदर से आवाज़ निकलती है, आवाज़ें कुछ अजीबोगरीब से निकलती थी, घर वाले परेशान, डर गए। तो उस टाइम मेरी वालदा की बेजी जो ज़िंदा थी, वालदा की बेजी जो थी ना, उन्होंने क्या किया कि हमारे वहाँ पे ना एक शाह साहब थे, तो उन्होंने उनसे जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ये ऐसा मामला आ रहा है, हमारा बेटा तो मतलब है कि जो राशन है घर का हमारा तो वही ख़त्म होने लग गया, हम तो परेशान हैं इस चीज़ से। हुआ क्या, मसला क्या आ गया कि ये रात को दरवाजे के ठंडी सख्त सर्दी में बाहर खड़ा हो जाता जाके। अच्छा। ना कोई ऊपर कोई चीज़, ना कुछ, ना कोई, बाहर खड़े हैं बिल्कुल। उन्होंने आके बताया कि जी ये इन्होंने कोई ऐसी हरकत की थी किसी जगह पे जिसका ये मामलात इनके ऊपर आ गए हैं। बहरहाल उन्होंने उसका जो भी उसका किया मामलात, वो आहिस्ता आहिस्ता नाना बू ठीक हुए। लेकिन वो कहते हैं जब वो होश में आए ना, वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं कि याद ही नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो याद ही नहीं उस दिन के बाद मैं आज उठाऊँ, मेरी तो नींद ही आज खुली है। अच्छा। वो कहते हैं मुझे तो याद ही नहीं मैंने खाना कब खाया। वो जब कहते हैं मैं होश, अम्मी बताती हैं, कहती हैं जब वो होश में आए ना, तो हमने पूछा अब्बा जी ठीक है आप? तो कहते हैं मुझे तो बड़ी सख्त भूख लगी हुई है। वो कहते हैं अब्बा जी आपने आधा घंटा पहले तो खाना खाया है, वो भी 1 रोटी छोड़ के, आपने तो 7-8 खाई हैं। वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं, मुझे खाना दो। मतलब ये कैफियत एक अलग किस्म की कैफियत थी। वेरी स्ट्रेंज यार। ऑब्वियसली ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। एग्जैक्टली हमारे पैरेलल ही एग्जिस्ट करती हैं। पैरेलल ही, इनकी पैरेलल एक प्रॉपर एक वर्ल्ड है। अब हमें नहीं पता हमारे आसपास कितने लोग सुन रहे हैं हमें, ऐसे ही है वो लोग जो आम आँख से नहीं दिखाई दे सकते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह जी डराएं आप मुझे, आप चाह रहे हैं मैं डर जाऊं। आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। exactly. सलाम करने का मकसद ही है कि अल्लाह की सबसे बड़ी ज़ात है। ऐसे ही है, कोई शक नहीं। हम जब घर में आते हैं ना, तो हमारे बड़े कहते हैं कि घर लॉक भी हो ना, तो आते साल पहले सलाम करें घर में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऑब्वियसली तो ये सलाम से ना मुझे मेरी अम्मी का एक किस्सा याद आया। मेरी अम्मी बताती हैं जब उनकी पोस्टिंग सियालकोट कैंट में हुई थी ना, तो काफ़ी पहले की बात है, आई गेस मैं तब, मुझे नहीं याद कि मैं पैदा हुआ था या नहीं, लेकिन बकौल उनके, तो उनकी कैंट में जिस घर में पोस्टिंग हुई थी ना, वहाँ के बारे में लोग कहते थे कि इट इज़ वेरी हॉन्टेड। इतना हॉन्टेड कि उनसे पहले जो लोग भी रहने आए थे ना उस घर में, वो कभी वहाँ पर ठीक तरह से आबाद नहीं हो सके। कुछ के साथ बहुत अजीबोगरीब केसेस भी पेश आए, और कुछ मतलब वहाँ से ना खाली करके चंद दिनों में शिफ्ट होने के बाद चले गए। अब अम्मी बताती हैं उन दिनों में थोड़ी वो परेशान भी थी, तो अम्मी शुरू से ही दिलेर निडर रही हैं इन मामलों में। तो उधर शिफ्ट होने से पहले अम्मी को सब हमसायों ने समझाया कि देखें आप इस घर में ना आएँ, इसमें ऐसे है वैसे है, लोग तो पता नहीं ज़िंदा भी शायद बाहर नहीं आते। तो अब मैंने कहा देखी जाएगी। अब अम्मी शिफ्ट हो गई, शाम का वक्त हुआ, तो फिर उसके बाद वक्त गुजरा। कहती है रात को जैसे ही वो सोने के लिए लेटी ना, तो फिर घर के अंदर खटपट होना शुरू हुआ। घर में वो अकेली थी, एक कनाल का घर था, और ऑब्वियसली उसमें कुछ ऐसे शोर हो तो बंदा स्केप्टिकल हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो अम्मी परेशान थी, तो अम्मी ने ना ऊंची आवाज़ में सलाम करके कहा कि देखें आप जो भी हैं ना, मैं आपको परेशान करने आई हूँ, तो ना आप मुझे करें, आप भी इज़्ज़त से रहें, मैं भी इज़्ज़त से रहती हूँ। और दूसरा ये कि मेरे आगे कुछ मामला चल रहे हैं, तो परेशानी में हूँ। कुछ कंपनी की तरफ से भी कुछ उनके ना प्रोजेक्ट्स वगैरह के सिलसिले होते थे, तो आपको पता है फाइनेंस, बिल्कुल प्रोजेक्ट्स को जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें फाइनेंस करते हैं, बिल्कुल, तो वो फाइनेंस इश्यूज़ बन रहे थे। कहती है उन्होंने ये बात करके सो गई। सोने के बाद क्या हुआ है कि
उनको वो दोबारा आवाज़ें नहीं आई, सब कुछ थम गया। कहती है एकदम सन्नाटा सा आ गया पूरे घर में जब मैं हम कलाम हुई हूँ ना। तो कहती है सुबह उठने के बाद ऐसा जैसे इंसान के हालात ही नहीं तब्दील हो जाते। उनकी कंपनी के जो इम्पॉसिबल टास्क थे वो ऐसे चुटकियों में होने लगे कि उन्हें खुद नहीं समझ आ रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। कहती हैं उस दिन के बाद से घर में कभी राशन ख़त्म नहीं हुआ था, बांटना पड़ जाता था। फिर उन्होंने बताया कि एक दफ़ा उन्होंने ना बस राह चलते ही ना, वो पता है पंजाबी उर्दू में पंजाबी पेठा कहते हैं पंपकिन को। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बीज उन्होंने ना पीछे किचन वाला जो लॉन था ना उधर फेंके। तो कहती हैं कुछ हफ्तों की बात थी या तकरीबन महीना कर लें, वो जब दोबारा उस बैक यार्ड वाली साइड पे गई हैं तो वहाँ पर इतने बड़े बड़े पम्पकिन हो गए थे। वाह। तो वो कहती है वो घर जिसको लोग कहते थे कि हॉन्टेड है, उनके लिए बड़ा बरकत साबित हुआ। मज़े की बात, जिस रात उनकी वो फर्स्ट टाइम उधर शिफ्ट हुए थे ना, उसकी अगली जब सुबह जब वो उठी हैं, कहती मैं बाहर गई हूँ तो बाहर ना हमसायों का जमघटा इकट्ठा हुआ था। अब मैंने पूछा क्या हो गया, खैरियत है? कहते हैं मैडम हम तो ये देख रहे थे कि कहीं हमें ताला ना तोड़ना पड़ जाए कि अल्लाह माफ़ करे कोई और ही ना इधर से खबर हो। तो फिर उसके बाद से ना ये है कि सारे सिलसिले रहे। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ वजूहात की बिना पर वो घर खाली करवा दिया गया वालिदा से। ठीक है, तो जब से उस घर से मेरी वालिदा मतलब शिफ्ट हुई है ना, वो दिन है आज का दिन है, वो घर दोबारा कभी आबाद नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा है लास्ट टाइम जब मैं गया था उस जगह पर, वो घर झाड़ बन चुके हैं। इतनी बड़ी झाड़ हो गई। अच्छा, वैसे शाहजी एक बात है कि मेरा ख्याल है बंदे पे भी डिपेंड करता है। एग्जैक्टली कि बंदा किस तरह का है, ईमान पे डिपेंड करता है। ईमान पे डिपेंड करता है कि उसका ईमान कितना कमज़ोर, कितना ताकतवर है या कितना कमज़ोर है। हाँ अब बिल्कुल ऐसे ही। मुझे आपकी ना इस बात से याद आ गया, मेरे वाला साहब की पोस्टिंग थी इस्लामाबाद में। ये गालबन 13-14 की बात है, 2013-14 की। तो बताते हैं कि मैंने ना ऐसे अपना टॉवल, हाँ शॉवर लेने के बाद ना कहते हैं मैंने अपना टॉवल ना अपने बेड पे ऐसे डाला है स्ट्रेट। ठीक है। कहते हैं मैं वॉशरूम से चीज़ें जो थी लेकर वापस आके देखा है, वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। तब आप उसको पाउडर टाइप कह लें या कुछ भी इस तरह का ना, वो बिल्कुल इस तरह हो गया। कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये हुआ क्या है। बहरहाल कहते हैं मैंने उसको सारा कलेक्ट करके ना साफ़ करके फेंक दिया। अच्छा, मतलब वो चूरो चूर हो गया। बिल्कुल। फिर वाला साहब बताते हैं कि जब अपने कपड़े ना, ये अक्सर आपको पता है हम अपने वॉशरूम में लटका लेते हैं या बाहर रख देते हैं, हमारी आदत होती है भाई जल्दी में उतारे रखे चले गए। तो कहते हैं मेरे ना कमीज़ जो थी ना, कमीज़ पे बाकायदा तौर पे ना ऐसे कट्स लगे हुए थे। अच्छा ठीक है, ये हमने भी देखी थी, वो लाए थे घर पे। तो वो फिर हमने किसी से पूछा था, उन्होंने कहा था ये आप ना इसको ख़त्म कर डिस्पोज कर दें। एग्जैक्टली मैं भी यही कहने लगा था, ऐसी चीज़ों को लेकर नहीं आता। अब इनका ना बेसिकली था उधर रमज़ान मुबारक सायरन मुबारक हो आप सबको भी मुबारक हो। ये तो एक बरकत सा आज शो हो गया हमारा। बिल्कुल ऐसे ही बरकतों वाला। तो शाह साहब वो उधर ना उनकी पोस्टिंग थी, तब उधर FIA हेडक्वार्टर था। उधर के वॉशरूम वगैरह बिल्कुल उनकी बंद होते हैं, बाहर ग्रिल लगी हुई थी। उनके वॉशरूम में सुबह कबूतर आ गया। अब वॉशरूम में अब वो सोच रहे हैं कि ये आया कैसे। वो कहते हैं मैंने ऊपर देखा कोई जगह नहीं, खिड़की वगैरह नहीं थी, बाहर की तरफ जो खुलती हो। वो आया सीधा नीचे आके ना इनके पाँव में गिर गया। नहीं, जिंदा है लेकिन कुछ देर बाद मर गया। ओह, ये फिर परेशान, ये क्या, ये हो क्या रहा है मामलात। फिर जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों पे ये है कि हम पढ़ाई करें, चीज़ों को बेहतर करें, वो आहिस्ता निज़ाम। फिर उन्होंने हमें भी यही मशवरा दिया, एक हमने डिस्कस की इस चीज़ को। तो उन्होंने कहा कि आप ना अगर पढ़ाई कर रहे हैं ज़्यादा करें और कोशिश ये करें कि ये जगह ना आप जल्द से जल्द ना निकल जाएं, ये मामलात ना थोड़ा सा है। वहाँ से ना फिर वो सारे सीन के बाद ना वाले साहब ने वो जगह को कुछ अरसे बाद ना छोड़ दिया था। बेसिकली वो इनका अपना हॉस्टल था FIA का, और वो बना हुआ काफ़ी पुराना। आई थिंक वो जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था ना 1947 से, तब से वो बिल्डिंग्स वगैरह कुछ बहुत पुरानी है। उनकी तो स्ट्रक्चर भी बहुत पुराना। तो वो फिर इन्होंने मतलब अपना चेंज कर लिया था। लेकिन ये था कि वहाँ पे ना चीज़ें थीं, और जो इनका पार्टनर था ना वो पठान था, वो कहता था शाह जी मेरे लिए ये चीज़ नॉर्मल है।
क्योंकि आपको पता है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में ना एक तो आबादी कम है, ऊपर से वहाँ पे ये चीज़ें बाकायदा तौर पे लोगों को नज़र आती हैं और लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। तो हमारे लिए, हम ज़मीनी इलाके में, हमारे यहाँ पे जगह ही नहीं हमने छोड़ी, एक तो हमने उनकी भी चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ें पुराने दरख्तों पे या कुछ ऐसी, जैसे आप बता रहे हैं वो आपकी वालदा जहाँ पोस्टिंग थी उनकी हॉन्टेड था सारा। ऑब्वियसली बात है वो घर पे तो होंगी, लेकिन वो चीज़ें किसी न किसी ख़ास पॉइंट पे होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो फिर ख़ास पॉइंट से ना वो तमाम को कैप्चर कर लेती हैं। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें हैं। नहीं, वेरी स्ट्रेंज इंसिडेंट्स। आज का वैसे मुझे ना मज़ा बहुत आ रहा है इसमें, क्योंकि काफ़ी रेलिवेंसी भी है, कुछ अच्छी बातें भी ऑब्वियसली बीच में है। तो बताएं और क्या है। शाह साहब, हमने ना दादाबू की वफ़ात के बाद ना अपनी वालदा को एक अजीब ही स्टेज पे देखा था। अच्छा। हमने ऐसे देखा था कि मेडिकली हर चीज़ ओके है। बंदा होता है ना, किसी चीज़ में आपका आ जाते भी बीपी का इशू आ गया, हार्ट का इशू आ गया, हर टेस्ट क्लियर, लेकिन मेरी वालदा जो थी वो ठीक नहीं थी होती। ऑन एंड ऑफ तबीयत हाँ, सडन एकदम बीपी डाउन हो जाता था, क्रैश कर जाता था बिल्कुल ही। और वालदा की कंडीशन होती थी कि बाहर धूप भी है ना तो वो कह रही हैं अंधेरा हो गया, हर चीज़ हम। अब वहाँ पर हमें समझ ही नहीं थी आती हम करें क्या। रात को अक्सर ये वाक़या होता था, रात को 2-2:30 बजे, और सडन ये चीज़ स्टार्ट हो जाती थी। वालदा का बीपी डाउन, ऐसे बिल्कुल जिस्म ठंडा, और फिर डॉक्टर्स के पास लेके जाते थे। डॉक्टर कहते थे इनको है ही कुछ नहीं, ये ठीक है बिल्कुल। जो ही डॉक्टर्स के पास जाते थे ठीक हो जाती थी, नॉर्मल, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाती थी। ये सारा सीन जो था ना, ये आलमोस्ट हमारे साथ चला कोई 2-3 साल चला। अच्छा शाह जी, हम एक और चीज़ पे बिलीव करते हैं, वो है ब्लैक मैजिक, काला जादू जिसको कहते हैं। बिल्कुल, ठीक है, वो हमारे नबी पे भी हुआ, ठीक है, और हमारा इस चीज़ पे भी एतकाद है, लोग करते हैं ये, हासदीन भी करते हैं, बहुत से मामलात आ जाते हैं। ऑब्वियसली कोई ना कोई रीज़न होती है, किसी पे ये लोग अमल करते हैं। तो मेरे वाले साहब के एक दोस्त थे, फोत हो गए हैं इसी इंसिडेंट के बाद, क्योंकि ये चीज़ है, अगर कोई आपकी इस चीज़ के रिलेटेड मदद करता है ना तो ये चीज़ उस पर आ जाती है। अच्छा, हाँ, ये एक चीज़ है, यानी कि काला जादू ख़त्म करने में कोई मदद करता है ये। क्योंकि अगर कोई बंदा ख़त्म करता है ना तो उसके असरात जो है ना कहीं ना कहीं उस बंदे को अफेक्ट कर जाते हैं। ख़त्म करने वाला लाजमी है कि वो साहिब इल्म हो। साहिब इल्म हो, ऑब्वियसली वो साहिब इल्म थे। वो साहिब इल्म थे, ठीक है, वो अल्लाह के एक दरवेश थे, ठीक है। मेरे वाले साहब के एक स्कूल टाइम के दोस्त थे, जैसे हम हैं, एक नॉर्मल फ्रेंड्स भी हैं, कज़न्स भी हैं। उनका एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था, और इतनी मोहब्बत, इतना प्यार मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने चाचू लोगों को भी नहीं देखा, और उस बंदे ने मेरे बाप से किया। इस कदर इनकी मोहब्बत थी। शाह साहब, वो ऐसा बंदा था कि जब मेरी वालदा पे ये सारी स्टेज आई ना, तो वो बंदा आता था और अपने फ़ोन से जो वो तिलावत खुद भी कर रहे होते थे और अपनी तिलावत लगाते थे, और मेरी वालदा तड़पती थी। ओए होए, वो जादू के असरात जो थे ना, वो इस तरह थे कि जब वो तिलावत वालदा के करीब करते थे, मेरी वालदा का ऐसे कहती थी मेरे सर पे कुछ ऐसे किसी ने कोयले रख दिए, मेरे सीने पे कोयले रख दिए। हम डरते थे, छोटे थे हम, ऑब्वियसली बात है, रो भी पड़ते थे, डरते भी थे, दुआ करते थे अल्लाह से कि जल्दी ये जान छूटे हमारी। उन्होंने ये तमाम चीज़ को ना वाले साहब से, ऑब्वियसली हम छोटे थे उस वक़्त, उन्होंने बाबा से डिस्कस करके इस चीज़ को, अल्लाह का शुक्र अब ये ठीक है, ख़त्म किया। इसका असर उन पे जो हमने देखा कि उनको था हेपेटाइटिस सी, और वो इतना सीवियर हुआ कि उनकी गालबन इस वाक़े के बाद ना ज़ाहिर सादा वो आई थिंक 2 साल या 3 साल सर्वाइव किए हैं। क्योंकि उन्होंने हमें जो बताया था, उन्होंने कहा था ये इतना शदीद किस्म का किसी ने किया हुआ है अमल, जो भी अमल है बहुत इतना शदीद है कि इसको तोड़ना, उसके बाद इसके असरात जो है ना ये इतनी जल्दी नहीं जाते। इतना पावरफुल, हाँ, इतना पावरफुल था। और उनके पास इस चीज़ का अल्लाह कुछ को ना, उनके हमारे इस चीज़ का हम मानते हैं कि ये इल्म है, और ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा है तो इसका तोड़ भी है। तो ऐसी बात है, उन्होंने इसका जो भी किया, उसके बाद आखिरी उनकी भी ख्वाहिश थी कि मैं उम्रे पे जाऊँ। उस बंदे की अल्लाह ताला ने अगर उसको ज़िंदगी दी तो बहुत खूबसूरत दी, उस बंदे की वफ़ात हुई तो वो भी बड़ी खूबसूरत हुई। उम्रा करके वो बंदा लैंड हुआ, अच्छा, पाकिस्तान, और उसी रात वो बंदा दुनिया से चला गया। वाकई, ठीक है। और आखिरी क्या मस्जिद नबी में था, उम्रा करके व्हील चेयर पे किया,
करके मस्जिद नबी से जूँ ही निकले वो कोमा में चले गए। ओहो। ठीक है, और जूँ ही पाकिस्तान आए गालबन रात को 12 बजे पहुँचे होंगे, 3 बजे उनकी डेथ होगी। और उन्होंने अपने बच्चों को कहा बैठा के कि मेरे ये उम्रा मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है, मैंने ये उम्रा करना है, मेरी ख्वाहिश है मैंने ये एक दफ़ा उम्रा करना है, इसके बाद नहीं मैं कर सकूँगा। तो ये एक लाइफ का इंसिडेंट था जो हमने सफ़र किया। जन्नत नसीब करे, आला मुकाम दर्जात उन्हें अता फरमाए। वाकई कुछ लोग होते हैं जो इतने खुलूस से मोहब्बत करते हैं। शाह साहब, खलूस की तो कमी है, सही आजकल खलूस की तो कमी है। दुनिया में सबसे बड़ी मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और आपकी मिसाल को उन्होंने अडॉप्ट किया। तो इन शॉर्ट बात ऐसी है कि मैं यहाँ से एक सबक लेता हूँ कि शाह साहब, हम नमाज का करते हैं ना, या इबादत का भी करते हैं, तो मेरा ख्याल है इबादत तो वही है ना जब वो बुलाए, वो दिल में एक ख्वाहिश डाले। बिल्कुल। हम तो कहते हैं ना मेंबर पे तो मौलवी बैठ के बड़ा बोलता है, अब वो भी बेचारे मेंबरों पे बैठ के एक ही चीज़ कह रहे होते हैं, नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ो नमाज। शाह जी, नमाज तो तब पढ़ी जानी है ना जब ऊपर वाले ने कहना है कि हाँ भाई आ जाओ, मैं बुला रहा हूँ, 5 दफ़ा बुला रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब इंसानों को 5 वक्त बुलाते हैं। ऐसे ही है। और रात का एक हिस्सा ऐसा भी मखसूस है फजर से पहले, तहज्जुद के बाद, कि वो अपने पास वो आते हैं स्पेशली कि मांगो जो मुझसे मांगना है। और उस वक़्त तो वो कहते हैं कि मैं पहले आसमान पे आया हूँ, जो कुछ मांगते हो मैं आज अता करूँ। बिल्कुल शाह साहब, इससे बड़ी हमारे लिए और क्या बात हो सकती है। ऐसे ही है ना। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई हम नमाज में हमारा मामले, आप क्यों हमारे अमल दखल कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही है। हर मुसलमान पे दूसरे मुसलमान बहन भाई की रहनुमाई करना फ़र्ज़ है, वाजिब है कि वो उनकी रहनुमाई करें, उनको दीन की तरफ लेके आएँ, उनको दीन की तरफ मुतवज्जो करें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे और आप मुखालफत ही कर रहे हैं बजाय उनकी बात को अडॉप्ट करने की, तो फिर ये तो सरासर शैतान की पैरवी होगी। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला सबके हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी पूरी अल्लाह ताला इंसानियत पूरे के लिए। इंसानियत के। हाँ। जब तक मुसलमान जिंदा है, उसकी सांस चल रही है, जब तक सूरज अपनी अपोजिट डायरेक्शन से नहीं निकल रहा, तोबा के दरवाजे खुले हैं। ऐसे ही है। आप अल्लाह से मांगें, अल्लाह से तोबा मांगें, वो आपको माफ़ करेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कोई मेरे पास चल कर आएगा ना, उसके पास दौड़ कर जाऊँगा। कोई शक नहीं है। और शाह साहब, अगर दीन की बात की जाए ना, तो मेरा ख्याल है कि बाकायदा इस पे हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपने बच्चे को 7 साल की उम्र से नमाज पढ़ने की उसको तलकीन करें, बताएं उसको कि आप नमाज़ पढ़ो, आप नमाज। 10 साल की उम्र से बच्चे पे थोड़ी सख्ती करें, उसको मारें, उसको गाइड करें प्रॉपर। इसी तरह मैं जब अपने दोस्तों में बैठता हूँ ना, जब तो मेरा एक तरीक़ाकार होता है कि अगर बैठे हैं ना तो चलें यार, नमाज का वक्त हो गया है, तो आप लोग तो बैठें, मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ। ये कहना होता है कि बहुत से ऐसे होते हैं जो पीछे उठ जाते हैं, यार शाह जी आप पढ़े ना, फिर हम आपके पीछे पढ़ते हैं नमाज। ठीक है, तो एक तरीक़ाकार भी होता है, किसी को किसी चीज़ की तरफ बुलाने का ना एक तरीका भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। जोर ज़बरदस्ती, डंडे के ज़ोर पे तो नहीं, इस्लाम तो फैला भी नहीं डंडे के ज़ोर पे। हाँ, जंगें ज़रूर हुई हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ को क्लैरिफाई करता हूँ, क्योंकि यहाँ से ना लेकिन उन्हीं जंगों के जो आउटकम्स थे, वजूहात कुछ डिफरेंट थी। जो जंग के बाद उन्होंने जिस तरह से इंसाफ किया लोगों के साथ, जिनको जो कैप्टिव्स थे, सर ये एक मिसाल क्रिएट होनी थी बेसिकली, और मिसालें बनाई गई हैं हमें दुनिया आखिरत तक, आखिरत के भी तमाम पहलू बता दिए गए, और ये तमाम चीज़ें हम टॉपिक से हट गए हैं। बिल्कुल। आपके एक वालिद साहब का जी किस्सा है, गालिबन दादा बा का भी एक किस्सा है। फिर मुझे यहाँ से एक और वाक़या शाह साहब याद आ गया। हमारे पास मेरे वालिद साहब जब वहाँ से वापस आए ना अपने डिपार्टमेंट में, प्रोसिक्यूशन में, तो इनके ना यहाँ पर इनकी पोस्टिंग थी जेलम। इनके पास थी आल्टो गाड़ी उस टाइम हमने रखी हुई थी। हमें याद है वालिद साहब ना संडे वाले दिन गाँव गए हैं, वापस आए हैं, संडे नहीं था सॉरी, वेडनेसडे था, गाँव से वापस आए हैं, गाड़ी घर खड़ी की है, और थर्सडे को उन्हें लाहौर जाना था, इनका काम था, अपने दोस्तों के साथ गए। पूरी गाड़ी के ड्राइविंग साइड पे ना लिपस्टिक के निशान है। अब ये ताज्जुब हमें भी हुआ कि ये मतलब कि सीन क्या है भाई। अब्बा जी व्हाट इज दिस बिहेवियर। यही था हमारा भी। तो बट वो एक सीन डिफरेंट था। अब कोई भी एक बच्चा ये काम करे ना तो समझ आती है कि यार गाँव गाड़ी खड़ी है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे कोई, हमारी भी यहाँ कोई पार्किंग में कोई चीज़ खड़ी है, तो कोई बंदा अगर ये हरकत करे, देखने वाला कोई गुजरा हो कहेगा यार ये क्या कर रहा है, तो बच्चा करे तो समझ आती है। अब वो बाकायदा एक बड़े बंदे के होंठ के निशान थे,
और पूरी एक गाड़ी की साइड पे थे, ड्राइविंग सीट पे, राइट साइड फुल, बैक बम्पर टू फ्रंट बम्पर। वाला साहब आते हैं वापस, हफ्ता गुजरा होगा, जेलम जा रहे हैं, लाला मूसा से और गुजरात के बीच में गुलियाने आता है, वहाँ पे ना गाड़ी का बहुत शदीद किस्म का एक्सीडेंट हुआ। ओहो। उसके कुछ दिनों बाद ही पूरी गाड़ी की आगे से तबाह होगी। अल्लाह ताला ने बचाया, वालिद साहब को बच गए, बंदे उनने देखा। तो ये एक एक्सपीरियंस एक और था जो हमने देखा कि एक अजीब सा था। और वो निशानात जो थे ना, वो मैंने बाकायदा बाबा को कॉल करके पूछा, हैर तो है, मतलब ये सीन क्या है? तो जिस पे उन्होंने कहा कि बेटा मैं खुद रात को जब घर आया हूँ तब कुछ भी नहीं था। जब ये गाड़ी मैंने सुबह जाने से पहले देखी है ना, तो मैं परेशान था ये क्या है। तो कोशिश करो कि इसको ना मतलब ख़त्म कर दो, निशान को ना, ये जो भी है ना इनको रिमूव कर दो। मैं कहा ठीक है, लेकिन ये एक ताजुब वाली बात है भाई, रात को नहीं है, गाड़ी गांव से भी घर आई है, चल के आई है, और रात को कोई निशान नहीं। और सुबह जब देखा तो एक साइड फुल बम्पर टू फ्रंट बम्पर कंप्लीटली निशान है। बंदा पूछे कि भाई ये ऐसी जगह पे क्या ज़रूरत पड़ी है ये काम करने की किसी इंसान को, तो कुड भी माइट भी हो इस तरह की कोई सिचुएशन पैरानॉर्मल। अच्छा, आपका वो बेजी वाला किस्सा है? हाँ, सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं बेजी की डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल, जो शायद ऑडियंस को ना पता हो, कुछ बच्चे जो हैं उन्हें ना पता हो। बेजी की जो डेफिनेशन है वो है दादी अम्मा, कि जो मेरी दादी अम्मा वो मेरी बेजी हैं। पहले वक्तों में अपनी दादी अम्मा को बेजी कहा जाता था। तो मेरे यहाँ पे एक दादाबू का और बेजी का ये वाक़या ना आपस में जुड़ता है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। हुआ ऐसा कि मेरी दादी बाबा की जो दादी अम्मा थी ना, सॉरी, वो कुरान पाक पढ़ाती थी। वो अपने गांव में, जहाँ हमारा जमालपुर गांव है, वहाँ पर ना सारे गांव के बच्चे ना मेरी दादी अम्मा से, बाबा की दादी अम्मा से सॉरी, कुरान पाक पढ़ते थे, कुरान पाक पढ़ाती थी। वहाँ पर एक बच्चा था, वो ना कभी उसने छुट्टी नहीं की। हम होते हैं ना, हम कहते हैं यार आज भी ये टीचर आ गए, यार क्या, उन्होंने कभी छुट्टी नहीं की, डेली वो आ जाना, डेली उन्होंने आके पढ़ाना। और बच्चे भी, वो बच्चा स्पेसिफिक एक बच्चा वो तो जाता ही नहीं, आके इधर बिल्कुल उनके पास बैठता था, बड़े प्यार से पढ़ता था, बड़े अदब में रह के पढ़ता था, एक प्रॉपर उस्ताद का एहतराम करते हुए। उन्होंने ना कहा कि तुम कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उससे किया, भाई तुम कहाँ से आते हो, कौन हो। उसने थोड़ा बहुत अपना बताया, लेकिन क्लैरिफिकेशन ना हो सकी। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ये सबक है, आज ये बैठ के वहाँ पे याद करो, आयत मतलब आयत दी ना कुरान पाक की, कि ये बैठ के बेटा याद करो, जब याद हो जाएगी तो फिर आना मेरे पास, फिर मैं तुमसे सुनूंगी। उनको था कि आज इस बच्चे की हैर नहीं, एक मुश्किल आयत दी है, नहीं कर पाएगा। बच्चा गया, हार्डली 5 मिनट बाद आ गया, कहता जी ये सुने मेरे से। उन्होंने सुनी, सुन के वो खुद परेशान हो गई। उन्होंने उसको कहा कि भाई तुम हो कौन, मतलब इतना मुश्किल सबक, एक आयत मैंने तुम्हें दी है, इतना मुश्किल है, तुमने इसको कैसे इतनी जल्दी याद कर लिया। बिल्कुल, तो एक नहीं समझ आती, एक हमें कोई चीज़ बंदा दे, हमें काफ़ी टाइम लगता है, तो 5 मिनट के अंदर वो आ गया। अच्छा, मैं आज आपको पूरा बताऊंगा मैं कौन हूँ, और मुझे आपके पास कुरान पाक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो वो खामोश हो गई। उस बच्चे ने, जब बच्चे कम हो गए, थोड़े बच्चे चले गए, उसने अपना ना बताया कि मैं क्या हूँ, मेरा नाम, उसका बाकायदा नाम था, वो एक मुसलमान जिन्नात का बच्चा था। अच्छा अच्छा। उसने बाकायदा उनका बताया कि जी मेरे वालिदैन मुझे आपके पास भेजते हैं और मुझे आपसे कुरान पाक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आप सख्ती करती हैं, मैं एक बच्चे की शक्ल में आता हूँ आपके पास और मैं ये कुरान पाक पढ़ रहा हूँ पिछले 2-3 माह से। वो चीज़ सुननी थी कि मेरे वालिद साहब की जो दादी अम्मा थी, बेजी थी, वो बेहोश हो गई, क्योंकि वो बर्दाश्त ना कर सकी ये चीज़, कैफियत इस तरह की थी। अनएक्सपेक्टेड। जब वो होश में आई, उन्होंने कहा वो बच्चा किधर है, उसको हर जगह ढूंढा, वो बच्चा ना मिला पूरे गांव में ना। और वो लास्ट टाइम था उस बच्चे का कि उसने कुरान पाक पढ़ा, क्योंकि ये चीज़ें जब जाहिर हो जाती हैं ना, कुछ जो नेक होती हैं वो फिर अपना आप ख़त्म कर दे, वो शो नहीं करती दोबारा। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक था काफ़ी। और इसी तरह जब मेरे दादाबू, ये तो उनकी ज़िंदगी में ही हम उनसे सुनते थे एक बात, कि कहते हैं कि हम बैठे हुए हैं, 2-4 बंदे बैठे हुए हैं, तो हमारे घर शुरू से आना जाना ऐसे लगा रहता था, डेरेदारी वाला सिस्टम, तो कहते हैं एकदम ही ना एक
अजीब व गरीब सी चीज़ ना नमूदार होती है, सामने ज़ाहिर हो जाती है, जैसे कि खातून नुमा चीज़ ना, लेकिन औरत नुमा, लेकिन उसकी कैफियत बड़ी अजीब व गरीब सी थी। एक बंदा, एक नॉर्मल औरत हो ना, या हम एक बंदा जिस तरह की भी हालत में आ जाए, भाई कितना कोई बुरा हो सकते हैं, लेकिन उसकी कहते हैं कि बड़ी ही कोई अजीब व गरीब सी थी, गैर मामूली हालत थी। वो कहते हैं हम भी डर गए उस टाइम। हमारे ना असल मसला ये है कि जो हमारे गाँव है ना, हमारे शरीकों का बड़ा मसला होता है। शरीके की भी बता देता हूँ, ये दुश्मनी वाला, ठीक है। तो हमारे पास वो उस वक्त ना असला बड़ा होता था। अब वो दादाबू के पास पिस्टल थी, उन्होंने निकाल के उससे फायर वगैरह किए। अब एक नॉर्मल सी चीज़ लग रही है कि मशकूक चीज़ है ये, भाई है क्या, डर गए, मतलब ना इंसान लग रही है ना कुछ और। तो उन्होंने उस पर फायर वगैरह किए, बट ये था कि उस पर ना इस चीज़ का इतना असर ना हुआ। तो इन्होंने फिर आयतुल कुर्सी का विर्द किया। इस चीज़ के बाद वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता, मतलब आहिस्ता आहिस्ता या उस जिस तरह भी ना, वो गायब होगी, ख़त्म होगी। फिर उन्होंने इस चीज़ का ना बाकायदा उन्होंने विद स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब इख्तिताम करते हैं आपके किस्से से, जो आपके साथ हुआ था जब आप एक जगह पे स्टे कर रहे थे, रात को बच्चों की आवाज़ें आती थी। जी शाह साहब, मैं ना अपना बताता हूँ। मैं गालिबन 2013 में ना सियालकोट गया था आर्मी स्कूल में पढ़ने। तो वहाँ पर ना, आप भी रहे हैं सियालकोट, आपकी बल्कि फैमिली है बहुत ज़्यादा वहाँ पर, तो आपको पता होगा वहाँ पर ना एक पुल है, एक ही पुल है वहाँ पर। और उस पुल में एक वो पुल कैंट को लिंक करता है, एक ब्रिज वो जाके लिंक करता है ड्रामा वाला चौक, और एक और वहाँ पे है उधर। तो उसके नीचे ऑफिसर्स कॉलोनी थी, वहाँ पर हमारी रिहाइश थी। तो उधर सामने ना बिल्कुल वो मेडिकल वालों का ना पुराना उन्होंने बनाया हुआ था, और वो खंडर था। मतलब इतना वहाँ पे गंद था, और इतने मतलब था कि वहाँ पे कोई बंदा रात को जा नहीं था सकता, डर लगता था, बड़ा खौफ आता था। और फिर लाइट ऑफ होती तो वैसे ही डर लगता था। मैं नया नया गया तो मैं बड़ा डरता था, ऐसी ऑब्वियसली बात है, बच्चा था, छोटा था। तो वहाँ पर ना शाह साहब ऐसा था कि मेरा रूम था फर्स्ट फ्लोर वाला, तो वहाँ की विंडो मैं अक्सर रात को खोल देता था। गर्मी थी, वेंटिलेशन वगैरह के लिए मैं कहता था चलो। उधर से ना एक दिन रात का वक्त था, गालिबन लाइट नहीं थी, तो ऐसी आवाज़ आई कि जैसे एक बच्चा है, उसकी माँ है और बच्चा है, बच्चा रो रहा है, सही ऐसे रो रहा है। तो जी मैं उठ गया हूँ, डर गया हूँ, क्या हो रहा है भाई, खैर तो है, किसका बच्चा है, अपने का तो है नहीं। तो मैं आगे पीछे देखा वगैरह सारा कुछ, तो कुछ समझ ना आई। सराउंडिंग में बच्चे है ही नहीं थे ना किसी के। असल जो बात थी वो परेशानी वाली ये थी, बिल्कुल, जो यहाँ पे साथ वाला लेफ़्ट साइड वाला घर था, उनका एक बेटा था, फैमिली उनकी गुजरांवाला थी। राइट साइड पे उनके बच्चे जो थे वो इतने छोटे नहीं थे कि वो एक मतलब छोटे बच्चे की तरह रोएं, सामने वालों का भी नहीं थे। घर का ऐसा था कि हमारे सामने किसी का घर नहीं था, हमारे सामने वो था, सर्वेंट क्वार्टर्स बने हुए थे, उसके बैक साइड पे सारा वो एरिया बना हुआ था। अब वहाँ से रोने की आवाज़ आ रही है, सराउंडिंग में बच्चा किसी का नहीं, एक अजीब सी सूरत हाल होगी। वहाँ पे लाइट भी ऑफ है, टोटल अंधेरा, और ट्रैफिक भी उस वक्त इतनी खास नहीं थी होती। फ़ोन्स हमारे पास इतने ये एंड्रॉयड वाले तो थे नहीं, ये तब तो सिस्टम ही नहीं था। अब वहाँ पर ना ये तमाम चीज़ें देख के ना मैं तो एक दफ़ा खौफ में आ गया, भाई ये हो क्या रहा है। तो फिर आयतुल कुर्सी पढ़ी और चीज़ें पढ़ के मैं अपने ऊपर पढ़ के फूंका, और मैंने कहा अल्लाह ताला ये हिफाजत करे। अब तो रेस्ट किया, सो गया। डिस्कस की मैंने अपने जितने भी थे वहाँ पे बंदे वगैरह, मैंने उनसे कहा यार यहाँ पे ये, उन्होंने कहा जी बात ऐसी है, हम सो जाते हैं, थके हुए होते हैं। सर्वेंट्स वगैरह जो थे, क्योंकि उनके क्वार्टर वहाँ पे बिल्कुल करीब थे। तो मैंने उनसे जब पूछा, मैंने कहा यार आपको कोई ऐसी आवाज़ आई हो या कोई ऐसी आपने चीज़ फील की हो तो कुछ बताएं यार, मैं तो डर गया हूँ। उन्होंने कहा भाई हम थके हुए होते हैं, हम जाते हैं सो, आप भी कोशिश किया करें इन चीज़ों पर ध्यान ना दें, अगर ध्यान देंगे तो रहने नहीं होगा। और मैं कहा यार ठीक है, आपके पॉइंट वैलिड है। मैं आता था आयतुल कुर्सी पढ़नी, मेरा होता था कि मैं रात को, आज तक कोशिश मेरी ये होती है रात को वज़ू में सोऊं, बिल्कुल नमाज़ पढ़ के, अगर सोना है तो वज़ू में, सुबह अगर दिन का आगाज़ करना है नमाज़ पढ़ के थोड़ा रेस्ट वगैरह किया, अगर दिन का आगाज़ करना है अपने लॉ कॉलेज जाना है या कहीं पर भी जाना है तो वज़ू करके घर से निकलता हूँ कि आगे अल्लाह ताला के मामलात हैं जैसे भी है। एक वक्त दोबारा ऐसा आया, मैं गर्मियाँ थी बहुत सख्त, जून जुलाई का मौसम था, तो फ़ोन थे दूसरा, मैं बाहर लेके निकला टेरेस पे, तो देखा आगे एक बिल्ली बैठी है। जैसा वो ब्लैक कलर की बिल्ली है और वो ऐसे बैठी है, उसका पोस्चर ऐसे है, ऐसे बैठी है, फेस उसका ऐसे और मेरी तरफ देख रही है।
और मैं उसको कह रहा हूँ भाई क्या बात है, उधर भी देख लो, हम भी नज़र आ रहे हैं तुम्हें। और वो कॉन्स्टेंटली देखी जा रही है। हालांकि मैं उससे क्या मुखातिब होता, मैं उसको थोड़ा सा देखा, अंदर गया, फिर बाहर आया, देखा, फिर देख रही है वहाँ पे। वो कॉन्स्टेंटली कुछ 10-15 मिनट मैंने उसको ऐसे देखा। उसके बाद मैंने लॉक किया, मैं अपने रूम में जाके बैठ गया। मैं कहा ये काम ख़राब है। मैंने इवन खिड़की भी उस दिन बंद कर दी, पर्दा आगे किया, खिड़की बंद की, मैंने टोटली उसको, मैं कहा ये चीज़ जाए। ये मेरे साथ भी हो चुका है बिल्ली वाला सेम। तो इस पर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे गुफ्तगू, क्योंकि मेरे ख्याल से मामलात लंबे होते जा रहे हैं। खैर हमारे व्यूवर्स को तो पसंद है, लेकिन हमने भी वक्त की पाबंदी करनी होती है। बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन शाह साहब, एक तो आपके साथ भाइयों वाला प्यार है ही, लेकिन उसके अलावा मुझे आज के एपिसोड में बहुत मज़ा आया, क्योंकि रेलिवेंसी थी किस्से पे किस्से, ठीक है, वाक़यात पे वाक़यात। तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया और उम्मीद करता हूँ कि व्यूवर्स को भी पसंद आया होगा। और इसी के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर से रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला इस रमज़ान के बाबरकत महीने में आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ, नेकियाँ, अच्छाइयाँ और कामयाबियाँ आप सबको नसीब करें। जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अजर अता फरमाएं और सबकी मुश्किलें आसान करें। इसी के साथ हम दोनों भाइयों को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अब से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।